हाय, कैसे हो बच्चों तुम लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था ना। तो चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। तो ये रहा बच्चों तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखो तुम्हारी सोनल मैम भी क्वेश्चन में आ गई है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सोनल मैम जब स्कूल जाती थी तो एक फुल ईयर में सिर्फ 219 डेज ही स्कूल गई। फुल ईयर मतलब कि पूरे साल में जितने भी तुम्हारा डेज स्कूल ओपन था उसमें से 219 डेज ही वो स्कूल गई। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि इफ हर अटेंडेंस इज 75%, मतलब जो ये 219 डेज वो स्कूल गई है ना, तो इन दिनों को अगर तुम परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे अटेंडेंस का तो वो 75% आएगा। क्वेश्चन समझ गए। इसके बाद तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन, मतलब ये जो फुल ईयर में जितने दिन स्कूल चला है, जितने दिन क्लासेस चली हैं, तुम्हें वो बताना है क्वेश्चन में। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे सेम उसी पैटर्न पे ये भी हो जाएगा। देखो इसका भी अगर हम बॉक्स बनाए तो मान लो इस बॉक्स में तुम्हारे सारे डेज हैं जितने दिन स्कूल ओपन था। ये है तुम्हारे टोटल डेज। अब इन टोटल डेज में तुम्हारी सोनल मैम की अटेंडेंस कितनी थी बताओ। 75%। तो मान लो ये 75% है इतना। तो इतने दिन जो है सोनल मैम स्कूल गई हैं और इतने दिन उन्होंने छुट्टी मार ली है। ठीक है, और क्वेश्चन में उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी है कि उनकी अटेंडेंस 75% थी। तो ध्यान से देखो, अटेंडेंस तो उनकी यही होगी ना जितने दिन वो स्कूल गई है, मतलब ये 75% जो स्कूल गई है यही तुम्हारा अगर एक्चुअल डेज में कैलकुलेट करोगे तो 219 डेज के बराबर आएगा ना। तो ये तुम्हारी इंफॉर्मेशन होगी जो क्वेश्चन में दी थी। अब तुमसे पूछ रहा है कि टोटल डेज ये कितने दिन स्कूल खुला था। तो टोटल डेज तुम्हें नहीं पता है तो उसको एक्स मान लोगे। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में तुम्हें इस बॉक्स का परसेंटेज निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये 25% है। तुम डायरेक्टली इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में 75% जो है टोटल डेज का वो बराबर है 219 के। तो बस इसी इंफॉर्मेशन को तुम्हें मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिख देना है कि 75% ऑफ टोटल डेज मतलब एक्स तुम्हारा 219 के बराबर है। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस क्वेश्चन तुम्हें समझ में आना चाहिए। चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने वही लिख लिया कि टोटल नंबर ऑफ डेज जितने दिन स्कूल खुला है पूरे साल में वो हमने एज्यूम कर लिया कि वो एक्स डेज है। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है, वो हमें पता लगाना है। इसके बाद दूसरी चीज क्वेश्चन में क्या दी है कि कितने दिन तुम्हारे सोनल मैम स्कूल गई है। तो नंबर ऑफ डेज सोनल वेंट टू स्कूल ये कितना हो जाएगा तुम्हारे 219 डेज, ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एक चीज और दी है कि ये जो नंबर ऑफ डेज सोनल मैम वेंट टू स्कूल इसको अगर हम तुम परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो ये भी दिया है कि उनकी अटेंडेंस 75% थी। तो ये चीज़ भी लिख लो। ठीक है, एंड सोनल्स अटेंडेंस इज 75%। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में दी हैं और इन्हीं दोनों चीज़ों की हेल्प से हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि जो 75% है टोटल डेज का वो तुम्हारा 219 के इक्वल है। ठीक है, बस इसी चीज़ को लिख लेना और सॉल्व कर लेना है। देयरफॉर 75% ऑफ एक्स तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा 219 के। बस अब इसको सॉल्व करो और आंसर आपके सामने आ जाएगा। 75/100 इंटू एक्स इक्वल टू 219। ठीक है, ऑफ की जगह इंटू लिख दिया और परसेंट की जगह अपॉन 100 लगा दिया। बस अब सेम उसी तरह एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक्स को यहीं रहने दो, 219 को भी यहीं रहने दो। बस ये दोनों नंबर्स को यहाँ से हटाओ, 100 को हटाओगे तो इंटू में चला जाएगा, 75 ऊपर है हटाओगे तो 219 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इंटू 100 ऊपर चला गया और 75 नीचे। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुरंत हमें दिखेगा कि ये दोनों 25 से कट रहे हैं। 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100। अब ये 3 से कट जाएगा पक्का, ऐसा ही नंबर दिया रहता है जो कट जाए। 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9। तो सारे नंबर्स कट गए ना, तो एक्स की वैल्यू क्या बची 73 इंटू 4 विच विल बी इक्वल टू 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी 7 4 ज़ा 28, 1 29 जो कि है सही आंसर। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 292 डेज। इसका मतलब पूरे साल में मतलब 365 डेज में तुम्हारा 392 डेज स्कूल ओपन था और उसमें से 219 डेज मैम जी स्कूल गई थी। तो बस लास्ट स्टेप, इसी इंफॉर्मेशन को तुम जो आंसर है स्टेटमेंट में लिख लो। कैसे लिखोगे, हेंस
द नंबर ऑफ डेज द स्कूल वॉज ओपन इज इक्वल टू 292 डेज। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ गए। सेम उसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन चल रहे हैं जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, जो चीज़ हम लोगों ने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में सीखी थी। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है हम सबके लिए। तो ये रहा तुम लोग क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है कि 3% कमीशन ऑन द सेल ऑफ प्रॉपर्टी अमाउंट्स टू 42,660। व्हाट इज द टोटल वैल्यू। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम लोग खुद ही कर लोगे। ठीक है, हम तुम लोगों को समझा रहे हैं, तुम लोग का ये होमवर्क है, क्वेश्चन खुद से करना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब जैसे कोई मकान है, देखो ये है बहुत बड़ा सा आलीशान मकान, ये इसमें खिड़की है, दरवाजा नहीं है। इस प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है। तो बच्चों जब प्रॉपर्टी को बेचा जाता है तो देखो कैसे बेचा जाता है। कोई ब्रोकर तुम्हें प्रॉपर्टी के ओनर के पास लेके जाता है ना, फिर वो तुमको प्रॉपर्टी पसंद आती है, तुम कहते हो ठीक है डन है, हम ये मकान खरीदने वाले हैं। तो जो ब्रोकर तुमको उसके मालिक के पास लेके गया है, वो तुमसे कुछ कमीशन लेता है। ठीक है, मतलब कुछ पैसे लेता है वो। कमीशन जो होता है उस प्रॉपर्टी का जो भी प्राइस रहता है उसका कुछ परसेंटेज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रोकर है वो 3% कमीशन ले रहा है ऑन द सेल ऑफ प्रॉपर्टी। और ये जो 3% कमीशन है ये अमाउंट्स टू 42,000 है। अमाउंट्स टू मतलब होता है इक्वल टू, ये 3% तुम्हारा बराबर है 42,660 के। समझ गए। तो तुम्हें टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बतानी है कि उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल प्राइस कितना रहा होगा। समझे बच्चों क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे कमीशन अगर इसने 3% लिया तो इसका मतलब होता है कि अगर प्राइस 100 रुपये है प्रॉपर्टी का, 100 रुपये में तुम्हें खरीदना है तो 3 रुपये और लेगा कमीशन वाला, ब्रोकर तुमसे 3 रुपये और लेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी का प्राइस तुम्हें नहीं पता है। ये प्राइस तुम्हें नहीं पता है, ये फाइंड आउट करना है, तो इसको हम एक्स मान लेंगे। और तुम्हें क्वेश्चन में ये बताया है कि ये जो 3% कमीशन है ना, मतलब ये जो 3% ऑफ एक्स, एक्स का जो 3% है ये इक्वल है 42,660 के। समझ गए, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। और तुम्हें प्राइस बताना है, मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है। तो कैसे सॉल्व करोगे, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तुम यहाँ पे लिख लोगे पहले कि तुम्हें क्या क्या गिवन है, उसके बाद देन 3% ऑफ एक्स इक्वल टू 42,660। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी और वही प्रॉपर्टी का प्राइस होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना और आंसर की फोटो खींच खींच के सब लोग मेरे घर पोस्ट कर देना। तब तक करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट अब। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है करने में बहुत इजी, लेकिन इसका थोड़ा सा कभी कभी मतलब समझने में बच्चों को दिक्कत होती है। देखो तो ध्यान से सुनो इसका मतलब क्या है। इसमें कह रहा है कि इन एन इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट्स ए एंड बी। ये तो सिंपल है, एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें दो कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं, ए और बी। उसके बाद सेकेंड लाइन, द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन दिस कंस्टिट्यूएंसी वाज 60,000 एंड 80% ऑफ द टोटल वोट्स वर पोल्ड। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है इसी का मतलब समझने में दिक्कत होती है। तो देखो हम तुम लोग आसान भाषा में समझा रहे हैं, ध्यान से देखो। ये तो समझ गए कि एक इलेक्शन हो रहा है किसी जगह जिसमें दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द कंस्टिट्यूएंसी वो 60,000। ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंसी मतलब होता है चुनाव क्षेत्र, जहाँ पे चुनाव हो रहा है। मान लो ये तुम्हारा बनारस का क्षेत्र है। ठीक है, क्या है ये, वाराणसी। यहाँ पे चुनाव हो रहा है, दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये तुम्हारे हम हैं और बी तुम्हारे मोदी जी हैं। तो ये जो चुनाव क्षेत्र है, ये जो कंस्टिट्यूएंसी है पूरी, इसमें टोटल नंबर ऑफ वोटर्स तुम्हारे कितने, 60,000। मतलब इतने लोगों को तुम्हारा वोट देने का अधिकार है, इतने लोगों के पास तुम्हारे वोटर आईडी है। लेकिन जितने लोगों के पास वोटर आईडी होती है, जितने लोग वोट दे सकते हैं, सारे के सारे तो वोट देते नहीं है, कुछ घर पे भी बैठे रहते हैं। तो वही कह रहा है कि इनमें से जो 80% लोग हैं बस वही तुम्हारे वोट देने गए हैं। तो 80% ऑफ द टोटल वोट्स वर पोल्ड। वोट्स पोल्ड मतलब होता है कि जितने वोट डाले गए हैं चुनाव में। तो इस पूरे में से, पूरे बॉक्स में से मान लो 80% इतना है, इतने लोग तुम्हारे चुनाव में वोट डालने गए हैं। बाकी ये जो बचे हैं 20%, ये तुम्हारे घर में बैठ के जिंदगी के मजे ले रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, इतनी बात समझ गए। अब इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इफ 60% ऑफ द पोल वोट्स वर कास्ट इन फेवर ऑफ ए। इसका मतलब जितने वोट्स तुम्हारे पोल हुए हैं, मतलब जितने वोट्स डाले गए हैं, उसमें से तुम्हारे 60%
ए के फेवर में डाले गए हैं, मतलब हमारे फेवर में, और पूछ रहा है कि हाउ मेनी वोट्स तुम्हारे बी के फेवर में रिसीव हुए हैं, मतलब बी को कितने वोट्स मिले होंगे। समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहे हैं, ये जो तुम्हारे 80% वोट्स थे, 80% वोट्स वाला बॉक्स है, इस पूरे बॉक्स में से 60% लोगों ने, ठीक है, इस पूरे बॉक्स में से 60% लोगों ने, लगभग इतने लोगों ने ए को वोट दिया है, और बाकी ये जो बचे हैं इन्होंने बी को वोट दिया है। समझ गए क्वेश्चन? तो तुम्हें बताना है कि बी को कितने वोट मिले होंगे, यही तुम्हारा क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो तुम्हारी ये दी थी कि तुम्हारे जितने भी 60,000 वोट हैं, उसमें से बस 80% लोगों ने वोट डाला है। तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि कितने लोग गए और चुनाव में वोट डाले। तो वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम क्या कर देंगे, 80% ऑफ 60,000 निकाल लेंगे, यही करेंगे ना। 60,000 तुम्हारे टोटल वोटर्स थे, उसमें से हमने 80% निकाल लिए जिन्होंने जाके वोट दिया है चुनाव में। जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 48,000। ठीक है, इसका मतलब 48,000 लोगों ने जाके वोट किया है, ये चीज़ समझ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में दूसरी चीज़ ये बोल रही थी कि ये जो 48,000 वोट देने गए हैं, इसमें से तुम्हारे 60% ने ए को वोट दिया है और बाकी ने बी को दिया है। ठीक है, तो बी को वोट देने वाले तुम्हारे कितने लोग होंगे? तो बच्चों तुरंत बताओ, इन 48,000 में से 60% लोगों ने ए को दिया है, तो बी को कितने परसेंट लोगों ने दिया होगा? 40% लोगों ने दिया होगा ना, तभी तो ये दोनों मिलके 100 बनेंगे। तो हमें बी के वोट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा 40% ऑफ, कितने लोगों ने वोट दिया? 48,000, तो 40% ऑफ 48,000, ये निकाल लोगे तो तुम्हें बी के वोट्स पता चल जाएंगे। समझ गए क्वेश्चन कैसे करना है? या तो ऐसे कर सकते हो, या तो एक तरीका और है, तुम ये भी कर सकते हो बच्चों, कि तुम लोग पहले निकाल लो कि ए को भी कितने वोट मिले हैं। तो देखो ए को 60% वोट मिले हैं, तो तुम 60% ऑफ 48,000 निकाल लोगे। 60% ऑफ 48,000 तुम्हारा आ जाएगा 28,800। ठीक है, मतलब इतने वोट्स तुम्हारे ए को पड़े। तो बी के वोट्स के लिए क्या करोगे तुम? टोटल 48,000 वोट्स चुनाव में पड़े थे, उसमें से इतने ए को मिले हैं, तो 48,000 में से माइनस कर दोगे जितने ए को मिले हैं, तो तुम्हें मिल जाएगा बी के वोट्स। ठीक है, तो सेम दोनों प्रोसेस लगभग सेम ही है, चाहे इससे करो चाहे पिछले वाले प्रोसेस से करो, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। तो चलो क्वेश्चन हम लोग ने बहुत समझ लिया, अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। सॉल्व करने में बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले तो हमने लिख लिया कि टोटल वोटर्स कितने हैं। तो टोटल तुम्हारे वोटर्स हैं 60,000, वो हमने लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमें ये पता लगाना है कि इन 60,000 में से कितने लोग जाके वोट दिए हैं, मतलब वोट्स तुम्हारे पोल्ड कितने हैं। वो देखो क्वेश्चन में दिया है कि वो है 80% ऑफ टोटल वोट्स। ठीक है, टोटल के तुम्हारे देखो 80%, ये जो है ना 80% ही लोग चुनाव में वोट देने गए हैं, तो ये कैसे निकालोगे? 80% मतलब 80/100 ऑफ मतलब इंटू, और टोटल वोट्स तुम्हारे कितने हैं? 60,000। ठीक है, अब देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये दो जीरो और ये दो जीरो कट जाएंगे, फिर क्या बचा? 8 6 जा 48, और कितने जीरो लगा लेंगे? 1 2 3, 3 जीरो और लग जाएंगे, मतलब 48,000 तुम्हारे लोग चुनाव में वोट देने गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ये दी थी इसके बाद, कि इन 48,000 लोगों में से जो कि चुनाव में वोट देने गए हैं, इनमें से 60% ने ए को दिया है और बाकी ने बी को दिया है। तो तुम्हें बताना है बी को कितने वोट मिले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि 60% ने ए को दिया है ना, तो ए को कितने लोगों ने वोट दिया वो निकाल लेंगे। कैसे? इसका 60% निकाल के, 48,000 का 60% निकाल के। तो देखो कैसे लिखेंगे, देयर फोर वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ ए। तो ए के फेवर में कितने वोट्स पड़े? 60% पड़े ना। 60% किसके? टोटल वोट्स के नहीं, पोल्ड वोट्स के, जितने वोट्स डाले गए मतलब 48,000 के। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 60% को 60/100 ऑफ 0.2, और पोल वोट्स कितने तुम्हारे? 48,000 बस। फिर से दो जीरो कट जाएगा, और ये हो जाएगा 60 × 480। ठीक है, 60 × 480, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना तुम लोग, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 28,800, मतलब 28,800। ये तुम्हारे किसको मिले हैं? ए को मिले हैं। समझ गए? ए को मिले हैं इतने वोट्स, तो बी को तो तुरंत निकाल लोगे टोटल।
वोट्स तुम्हारे कितने पड़े थे 48,000, उसमें से इतने मिले हैं ए को, तो बी को कितने मिले होंगे 48,000 में से इसको माइनस कर दोगे, उतने तुम्हारे बी को मिले हैं। समझ गया ना बच्चों? तो लिख लो देयर फोर वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ बी, बी को तुम्हारे कितने वोट मिले, देखो 48,000 में से माइनस कर देंगे 28,800 को, ठीक है, इन दोनों को माइनस करके तुम्हें मिलेगा आंसर 19,200। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन यही पूछा था ना बी को कितने वोट्स मिले, तो कितने मिले 19,200। तो चुनाव में कौन हारा, मोदी जी हार गए और तुम्हारे सर जीत गए। तो बस स्टेटमेंट लिख लो, हैंस कैंडिडेट बी रिसीव्ड 19,200 वोट्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इस क्वेश्चन को तुम लोग ध्यान से एक बार कर लेना कि समझ लेना इसका मतलब क्या है, बाकी इसको कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। चलो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हमने ये बताया था स्टार्टिंग में कि तुम्हारे 16 और क्वेश्चन नंबर 17 सेम टाइप के हैं। तो चलो पहले अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये दोनों क्वेश्चन समझने में बहुत ईजी हैं, तुरंत पढ़ते हुए तुम समझ जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज रिड्यूस्ड बाई 12% इन अ डिस्काउंट सेल। मतलब समझ गए होगे कि एक शर्ट है, उसका प्राइस तुम्हारा कम हो गया है कितना, 12%। कोई डिस्काउंट सेल चल रही है अपनी उस पे, ठीक है। तो इफ द प्रेजेंट प्राइस इज 1188, मतलब डिस्काउंट के बाद जो प्राइस है, प्रेजेंट प्राइस मतलब डिस्काउंट के बाद वाला प्राइस, वो 1188 है, तो उसका ओरिजिनल प्राइस कितना रहा होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। समझ गए? तो बच्चों देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करने के लिए रफ में हम वही वाला बॉक्स बना लेते हैं, तो समझने में इजी रहेगा। जैसे इस बॉक्स को हमने मान लिया कि ये इसका ओरिजिनल प्राइस है, मतलब डिस्काउंट के पहले वाला ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, तो डिस्काउंट में तुम्हारा कितने परसेंट डिस्काउंट हो गया, 12%। मतलब मान लो ये तुम्हारा 12% है, ये इतना कम हो गया डिस्काउंट में। तो बच्चों जब तुम्हारा इतना प्राइस कम हो गया 12%, तो कितना प्राइस बचा पे करने के लिए, ठीक है, ये जो बॉक्स बचा हुआ है, इतना प्राइस तुम्हें पे करना है, और इतना प्राइस एक्चुअली में परसेंटेज में कितना होगा, जब तुम्हारा 12% 100 में से कम हो गया तो ये 88% होगा ना। इतनी बात समझ गए? ये तुम्हारा 12% था डिस्काउंट, तुम्हें जो पे करना होगा वो तुम्हारा 88% होगा, तभी 12 प्लस 88 तुम्हारे 100 होंगे। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यही प्रेजेंट प्राइस दे रखा है। ये जो डिस्काउंट के बाद वाला प्राइस है इसी को प्रेजेंट प्राइस कहते हैं ना, तो ये क्वेश्चन में दे रखा है कि तुम्हारा 1188 है। तो बस हम क्या करेंगे, इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे कि 88% ओरिजिनल प्राइस का किसके बराबर है, 1188 के। और ओरिजिनल प्राइस हमें नहीं पता है, तो ओरिजिनल प्राइस को एक्स मान लेंगे। ठीक है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और वही क्वेश्चन में पूछ रहा है। समझ गया इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का तरीका एकदम सेम। तो चलो बच्चों इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमें क्या लिखा रहता है, वही चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है और नहीं पता है उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो हमने ओरिजिनल प्राइस शर्ट का जो हमें नहीं पता है उसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो तुम्हारी दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है। दूसरी इन्फॉर्मेशन तुम्हारी ये है कि तुम्हारा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, मतलब उस शर्ट पे तुम्हारा कितना डिस्काउंट मिला है, ये तुम्हारा क्वेश्चन में दे रखा है। ये कितना है, ये है तुम्हारा 12%। ठीक है, 12% किस चीज़ का, 12% तुम्हारा एक्स का जो ओरिजिनल प्राइस था उसी का 12% तुम्हारा रिड्यूस किया गया है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं डिस्काउंट देना। तो देखो बच्चों, इस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट की हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं ना कि हमें कितना प्राइस पे करना रहेगा। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि हमारा प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना होगा, ये हम पता लगा सकते हैं। प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना होगा, 100 में से 12% तुम माइनस कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा 88% ऑफ एक्स। ठीक है, डिस्काउंट तुम्हारा 12% ऑफ एक्स था, तो प्राइस तुम्हारा 88% ऑफ एक्स होगा। और ये जो 88% ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है क्या, 11,1188, मतलब प्रेजेंट प्राइस जो हमने डिस्काउंट के बाद पे किया है। तो ये चीज़ भी लिख लो पहले। तो हमने लिख लिया कि ऑल्सो प्रेजेंट प्राइस ऑफ शर्ट इज ₹1188, मतलब जो अभी प्राइस है आफ्टर डिस्काउंट वो तुम्हारा 1188 है। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि तुम्हारा 88% ऑफ एक्स जो है वो बराबर होना चाहिए तुम्हारा 1188 के। ठीक है बच्चों, बस ये हमें अपनी इक्वेशन मिल गई जिसको सॉल्व करके हम जाने वाले हैं आंसर तक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 88% को 88/100 लिख देंगे, ऑफ को इनटू
एक्स को उसी तरह रहने दो, इसको भी सेम उसी तरह लिख लिया। अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2-3 वीडियो से हम लोग यही चीज़ कर रहे हैं, सेम प्रोसेस। एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्स को यहीं रहने दे रहे हैं, बाकी उसके साथ वाले जो ये नंबर हैं उनको हम दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। किस तरीके से, 100 तुम्हारा नीचे है तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जा रहा है, 88 ऊपर है मल्टीप्लाई में तो ये नीचे डिवाइड में आ जा रहा है। ठीक, बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो 88 तुम्हारा 11 से कटता है तो ऊपर वाला नंबर भी 11 से कटेगा ही, और हमें दिख भी रहा है कि वो कट जाएगा। देखो 11 8 88, ठीक है, 11 1 11, फिर हम 8 को नीचे लेके आएंगे ना, तो 8 तुम्हारे 11 से छोटा है तो एक ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे 8 को नीचे लेके आएंगे तब 88 होगा, और 11 8 से 88 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 11 से डिवाइड करोगे तो 108 आएगा। तुम लोग ध्यान देना है, तुम लोग जल्दी जल्दी में बच्चे इसको 18 भी लिख देते हैं, बीच वाला जीरो मिस कर देते हैं। तो इसको तुम लोग ऐसे डिवाइड करके एक बार देख लेना क्या आ रहा है, ठीक है। ऐसे डिवाइड करोगे प्रॉपर तरीके से तो तुम्हारा 180 आएगा, 18 नहीं आएगा। अब देखो हम 8 और 100 को काटते हैं, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा तुम्हारा, और 4 को 25 से करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब 2 और तुम्हारा 108 भी कट जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। समझ गए, सारी चीज़ें कट गई तो एक्स की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे 54 बचा और यहाँ पे 25 बचा। 54 इंटू 25, और 54 इंटू 25 तुम्हारा होता है 1350 रुपीज़ के बराबर, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1350, मतलब शर्ट का ओरिजिनल प्राइस तुम्हारा था 1350 रुपये। इस पे तुम्हारा 12% डिस्काउंट मिला तो कम होके हो गया 1188, ठीक है। तो लास्ट स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्लोजिंग वाला। Hence the original price of this shirt is 1350 रुपये। शर्ट का ओरिजिनल प्राइस कितना था, 1350, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 इजी था ना। सेम इसी तरह तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17 है, बस वहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो डिस्काउंट सेल में पैसा रिड्यूस हो रहा है ना उसका प्राइस, वहाँ पे क्या होगा, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बस यही डिफरेंस है, बाकी दोनों क्वेश्चन सेम है। चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है। ये कह रहा है कि तुम्हारा प्राइस ऑफ अ स्वेटर इज इंक्रीज बाई 8%, ठीक है। वही चीज़ बोल रहा है ना कि किसी चीज़ का प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। एक स्वेटर है जिसका प्राइस पहले जितना भी था उससे 8% इंक्रीज हो गया। तो इफ़ द इंक्रीज प्राइस इज 1566, 1566, जो तुम्हारा बढ़ा हुआ प्राइस है वो यहाँ पे दिया हुआ है नया प्राइस, तो तुम्हें वही फिर से ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करना है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, बस यहाँ पे रिड्यूस की जगह तुम्हारा इंक्रीज है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को भी तुम लोग वो बॉक्स वाले मेथड से कर सकते हो डायरेक्टली, बहुत इजीली हो जाएगा। मान लो कि ये इसका ओरिजिनल प्राइस है, ये हमें नहीं पता है। अब बच्चों यहाँ पे है ना, ये प्राइस इंक्रीज हो रहा है। प्राइस इंक्रीज होने का मतलब है कि इस बॉक्स में से तुम कुछ काटोगे नहीं, इसको डिवाइड नहीं करोगे, इस बॉक्स को तुम्हें थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 8%। ये बॉक्स तुम्हारा जितना भी था उस बॉक्स का 8% बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बॉक्स हम मान लेते हैं 100% था, क्योंकि ये कंप्लीट बॉक्स है ना, तो कंप्लीट बॉक्स को हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। तो ये बॉक्स तुमने जितना बढ़ाया है उसको मिला के ये पूरा कितना हो जाएगा, 108% हो जाएगा कि नहीं। 100% पहले से था और 8% तुमने और इंक्रीज कर दिया, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 108%, ठीक है। तो यही तुम्हारा जो तुमने बढ़ाया है, ये तुम्हारा अब क्या है, न्यू प्राइस है ना शर्ट का। इसका मतलब ये 108 तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, जो नया प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है इंक्रीज प्राइस, उससे बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि तुमने ये 8% इंक्रीज कर दिया। तो ये 108% बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1566 के, समझ गए। और ये 108% है किसका, ओरिजिनल प्राइस का 108% है। और ओरिजिनल प्राइस अगर हम एक्स मान लें तो ये मतलब 108% ऑफ एक्स है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। और अगर इस तरीके से तुम लोगों को समझ ना आया हो तो हम तुम लोगों को एकदम बेसिक तरीके से समझा दे रहे हैं, उस मेथड से करोगे तो तुम लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और उस मेथड से तुम लोग पिछले क्वेश्चन भी कर सकते थे जितने अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से। उससे थोड़ा सा स्टेप्स बस बढ़ जाएंगे। देखो हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, वही काम जो हमें फाइंड आउट करना है उसको एक्स मान लेते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्वेटर, तो हमने लिख लिया कि लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्वेटर बी एक्स। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कितना इंक्रीज हुआ है प्राइस, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंक्रीज। जब परसेंटेज में दिया जाता है तो उसको हम रेट भी बोलते हैं। परसेंटेज ऑफ इंक्रीज तुम्हारा कितना है,
8% तुम्हारा प्राइस बढ़ गया है ना, तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज है 8%। तो बच्चों जब हमें ओरिजिनल प्राइस पता है कि वो एक्स है और ये भी पता है कि उसमें इंक्रीज कितना हुआ है 8% का, तो बच्चों स्वेटर का जो नया प्राइस होगा, मतलब जो इंक्रीज प्राइस होगा, वो देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देयर फोर इंक्रीज प्राइस ऑफ स्वेटर विल बी इक्वल टू, हम क्या करेंगे, जो उसका पहले प्राइस था मतलब एक्स, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस, उसमें हम प्लस कर देंगे। क्या प्लस करेंगे, जितना प्राइस उसका इंक्रीज हुआ है ना वही प्लस कर देंगे। अब इंक्रीज कितना हुआ है, 8% इंक्रीज हुआ है ना, और ये 8% है किसका, ये 8% तुम्हारा ओरिजिनल प्राइस का है, मतलब एक्स का 8% तुम्हारा बढ़ा दिया गया है। तो बच्चों चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखें हमें क्या मिलता है। एक्स की जगह एक्स लिख लिया, प्लस की जगह प्लस, हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 8% को हम 8/100 लिख सकते हैं, ऑफ को इंटू, और यहाँ पे एक्स की जगह एक्स लिख दिया। ठीक है, तो ये एक्चुअली आ गया तुम्हारा 8 × करोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको हम 8x/100 भी लिख सकते हैं, समझ गया। अब बच्चों हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। ये तो तुम्हारा फ्रैक्शन में है, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसके नीचे 1 लगा के इसको भी फ्रैक्शन बना लो। अब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 100 है, तो एलसीएम इनका 100 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम टेबल पढ़ते हैं। 1 की टेबल पढ़ेंगे तो 100 टाइम्स में तुम्हारा 100 आएगा ना, 100 से मल्टीप्लाई करने पे, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर वाले को भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x को 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया तुम्हारा, 100x, फिर प्लस की जगह प्लस का साइन लगा दिया। फिर हम क्या करते हैं, इधर 100 की टेबल पढ़ते हैं, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 100 आता है, तो उसके ऊपर वाले को भी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ गए बच्चों। तो ये 8x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8x ही आ जाएगा तुम्हारा। ये सब तुम लोगों को करना आता है, फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब देखो इन दोनों को प्लस करने पे क्या आएगा तुम्हारा, 100x को 8x में प्लस करोगे तो 108x/100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया इंक्रीज प्राइस, मतलब जो प्राइस बढ़ने के बाद है वो तुम्हारा इतना हो जाएगा। अब इसी इंक्रीज प्राइस की वैल्यू क्वेश्चन में तुम्हारी 1566 दे रखी है, मतलब इसको हम 1566 के इक्वल रख देंगे तो हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। तो बच्चों ध्यान से देखो, हमने जो स्टार्टिंग में शॉर्टकट तरीके से लिखा था कि 108% ऑफ एक्स तुम्हारा 1566 के बराबर होगा, ये जो लिखा था, ये तुम्हारी यही चीज़ तो लिखी थी जो यहाँ पे लिखी है। देखो बच्चों 108/100x का मतलब 108% ऑफ एक्स ही तो होता है। तब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो परसेंटेज की जगह अपॉन 100 लगा दोगे और ऑफ की जगह इनटू लगा दोगे, वही चीज़ लिखी हुई है, समझ रहे हो। तो हम जो डायरेक्टली कर रहे थे उससे भी आंसर सेम यही आता, बस ये थोड़ा सा एकदम बेसिक तरीके से है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तुमने इतना एक्स्ट्रा किया। तो इस तरीके से भी तुम कर सकते हो अगर तुम्हें उस तरह समझना है तो। चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, हमें मिल गया इंक्रीज प्राइस एक्स के टर्म्स में। अब हम लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में जो इंक्रीज प्राइस ऑफ स्वेटर है वो कितना दिया हुआ है। तो हमने लिख लिया कि इंक्रीज प्राइस जो क्वेश्चन में पहले से 1566 दिया हुआ है, तो इसका मतलब तुम्हारा ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो दोनों को इक्वल पुट करके उसके बाद तुम्हें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, विच इम्प्लाइज दैट 108x/100 जो है तुम्हारा बराबर हो जाएगा 1566 के। तो x किसके बराबर हो जाएगा, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, वही चीज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, 100 को उधर भेजेंगे तो 100 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 108 को उधर भेजेंगे तो जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा। अब हमें करना है बस इसको सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए इससे काटा जाए। देखो बच्चों 108 हमारा 6 की टेबल में आता है, तो हम 6 से काटने का ट्राई करते हैं, 108 को भी और 1566 को भी। तो 6 1 जा 6, 4 बचा 48, 6 8 जा तुम्हारा 48 होता है। अब ऊपर वाले नंबर को काटो, देखो 6 2 जा तुम्हारा 12 होता है, 3 बचा 36, 6 6 जा 36, फिर एक और 6 बचा है तो 6 1 जा 6। ठीक है, कट गया ना। तो नीचे 18 बचा है और ऊपर 261 बचा है। अब 18 तुम्हारा देखो 9 से कटता है ना, तो ऊपर भी 9 से काटने का ट्राई करो। 9 2 जा 18, ऊपर काटोगे तो 9 2 जा 18, बचा कितना, 6 2 8 81, बस कट गया। 9 9 जा 81, ये भी कट गया। अब नीचे 2 बचा है, इसको 100 से काट दो, 2 को 50 से करोगे तो तुम्हारा 100 हो जाएगा। तो देखो क्या क्या बचा, 29 बचा ऊपर और 50 बचा। ठीक है, 29 और 50 को करोगे मल्टीप्लाई तो तुम्हारा हो जाएगा ₹1450 आंसर, एक्स की वैल्यू।
तो इसका मतलब तुम्हारा जो ओरिजिनल प्राइस था वो कितना था, 1450। इसके बाद हैंस वाली लाइन लिख लेना तुम लोग खुद से, हैंस द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द स्वेटर विल बी 1450 रुपीज़। यहाँ पे जगह नहीं बची तो हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 17 पे ही एंड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 तुम्हारे थोड़े से कंफ्यूजिंग है और समझने वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें तुम्हारा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो उसको एक नेक्स्ट क्लास में तीनों को डिस्कस कर लेंगे। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तुम लोग ज़रूर देखना, अच्छे से समझ जाओगे। तो चलो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ओके, बाय बाय।